back here. Let's have a look at Nifty. What happened today? I mean, we have to admit, मज़ा तो आया. It was fun. कोई अगर ऑप्शन करता है तो अगर किसी ने लास्ट में पुट खरीदी हो, ये छोटा सा सप्लाई जोन देख करके किसी ने अगर इस तरह के कॉर्नर में जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को देख करके अगर किसी ने पुट खरीदी होगी तो उसको मज़ा आ गया होगा. इवन तो ये ब्रेक हुआ है, बट अल्टीमेटली जब यहाँ से मूव आना शुरू हुआ, मज़ा ही आ गया. बाय गॉड मज़ा आ गया. तो खैर, अब तो ये एरिया मैंने यहीं से डिलीट कर दिया था. यहाँ से जो होना था वो हो गया है. कल थोड़ी सी गिरावट कंटिन्यू हो सकती है. हो सकता है गैप डाउन खुले. 25 मिनट पे दिखाता हूँ एक बार आपको. मैं भी तभी देखूँगा. थोड़ा ट्रेडिंग व्यू के अंदर आज प्रॉब्लम चल रही है. लग रहा है धन से खोलना पड़ेगा. रिगार्डलेस, ये देखिए प्राइस यहाँ पे थी, यहाँ पे सप्लाई जोन था. प्राइस सीधा इसको पियर्स करके ऊपर चली गई थी. जैसे यहाँ से, मतलब इट वाज सो वियर्ड. प्राइस यहाँ खुली थी, थोड़ा सा नीचे खुली थी, उसके बाद ऊपर यहाँ से चली गई थी. और उसके बाद जो लास्ट के थोड़ी देर के अंदर गिरावट आई, ये तो 25 मिनट्स दिख रहे हैं दो. एक्चुअली तभी आई थी. बट हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग का कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन करता है तो आई रिमेंबर स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने ये ट्रेड करी है, 19,750 की पुट. आज जो डेट थी, आज क्या डेट थी, हाँ 16 नवंबर. 19,750 की पुट मैंने ले रखी थी. मैंने पहली पुट तो ख़रीदी थी शायद 8 या 9 रुपये पे, जो पहले कुछ लॉट लिए थे. उसके बाद जब मैं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो गया, एंड मेरे जो 7 या 8 रुपये की पुट थी उन सब की वैल्यू 0.70 रुपीज़, 0.80 रुपीज़ हो गई. जब वो 0.30 से रिकवर होकर के दोबारा 0.8 गई, तब मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी ऐड करी. ज़्यादा कुछ नहीं था, 10,000 रुपये के आसपास की क्वांटिटी ऐड करी थी. हुआ क्या उस 10,000 की क्वांटिटी ने करा क्या कि वो जो पुट थी वो गिरते गिरते प्रीमियम जब यहाँ पे कैंडल बनी थी तो वो 21 तक गई थी. खैर, मुझे तो 21 पे सेल करने का मौका ही नहीं मिला. जब तक मैंने सेल करा तो वो स्पाइक अप ख़त्म हो चुका था. 21 से मेरा आई थिंक 16.5 के ऊपर सेल हुआ है. बट हाँ, 80 पैसे की चीज़ ख़रीद करके 16 रुपये में बेच दें, और ये सारा 3 मिनट के अंदर, 6 या 7 मिनट के अंदर का खेल हुआ था. मज़ा आ गया था. तो आई एम श्योर काफ़ी मज़ा आया होगा. रिगार्डलेस ऑफ दैट, अपने इक्विटी के अंदर भी आज काफ़ी बढ़िया चीज़ें हुई. मोतीलाल ओसवाल की अगर बात करें, निफ्टी के बारे में बात करते हैं. एक बार मोतीलाल ओसवाल के बारे में बात कर लेते हैं. मेरे ट्रेडिंग व्यू में कुछ प्रॉब्लम आ रखी है आज. इट्स वेरी लैगी. ये पोर्टफोलियो में मेरे करंटली हैं, किसी के लिए सजेशन नहीं है, मैंने ले रखा है. ये कुछ हैं जिन पे मैं बुलिश रहता हूँ. बुलिश अभी करंटली हूँ, रहता नहीं हूँ. इन पे भी थोड़ा, इन पे प्रॉपरली बुलिश हूँ. इन पे थोड़ा, जहाँ पे जो ग्रीन है उन सब पे बुलिश हूँ. बायोकॉन जैसे ये है, इस पे पर्पल है. इट्स मीन समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. बट हाँ, मोतीलाल ओसवाल के अंदर मज़ा ही आ गया बॉस. क्योंकि क्या हुआ, खुलते ही जब ये वाली कैंडल बनी थी ना, ये नीचे वाली कैंडल, ये वाली कैंडल बनी थी, दिस वाज द फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे. यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं मोतीलाल ओसवाल को यहीं रखूँगा. मैं यहाँ पे आई विल चेंज इट टू माई डिफ़ॉल्ट, सेव एंड रिलोड. कोई बात नहीं, मोतीलाल ओसवाल ही खुल रहा है. या इस पर कुछ अभी लोड हुआ नहीं है. अगर लोड होता तो आप देखते. इस ड्रॉप के ऊपर ना, जब ये नीचे आ रहा था तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एक एंट्री ले ली थी इंट्राडे के लिए. ओ, ये क्या हुआ? was supposed to open default. Weird. मोतीलाल ओसवाल. तो अभी 2 दिन से हमने देख रहे थे यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा था. ठीक है, आज कैंडल खुली और इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी. बात ये थी, ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक है. एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक होने के बावजूद जो है, निफ्टी तो बैंक निफ्टी वगैरह तो ऊपर जा रहा था. वो तो अच्छे मोमेंटम के अंदर था सुबह के वक्त में. ये नीचे नीचे आके जब रिकवर करने लगा, क्योंकि गैप अप खुला था. वी हैव टू अंडरस्टैंड, गैप अप खुला और नीचे आने लगा. तो बट द थिंग इज़, इसने यहाँ से यहाँ तक की मूव भी तो कवर करी थी. तो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज क्वाइट बुलिश ऑन इट. फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट देखते हुए
एंड बाकी सारे बजाज फाइनेंस को देखते हुए कि बजाज फाइनेंस भी अपने डिमांड जोन के अंदर आ गया था, मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस कर दिया, ये रिकवरी मैंने मिस कर दी। पर हाँ, मैंने ये 1186 के ऊपर एंट्री करी, 1186 के ऊपर मैंने एंट्री करी, और देखते ही देखते विदिन 1.5 आवर मेरा जो टारगेट यहाँ पे हो गया, फ़ौरन यहाँ से कैंडल रिकवर करी और यहाँ पे जा कर के मेरा टारगेट हो गया। क्वांटिटी मेरी छोटी थी क्योंकि मैंने रिस्क यहाँ पे 2,500, नो 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 नो, दिस वाज सपोज टू 25, हाँ एक सेकेंड, क्वांटिटी तो मेरी थाउजेंड्स में थी। देख रहे हैं आप ट्रेडिंग व्यू को क्या हो रखा है, एग्जैक्टली ये मेरी क्वांटिटी थी। इतनी क्वांटिटी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, मज़ा आ गया। खैर, ये शायद मेरे आज तक का सिंगल ट्रेड का इंट्राडे का मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट है, इस वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल, मज़ा ही आ गया यहाँ पे। रिगार्डलेस, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी आप देख रहे होगे इतना लाल एरिया है, क्या है ये? वेल यू हैव टू अंडरस्टैंड ये क्या क्या है इधर, एक चीज़ थोड़ी ना, इधर बहुत सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मंथली का सप्लाई जोन है। मंथली के अंदर, चलो मंथली से ही चलते हैं, ये मंथली का अपना सप्लाई जोन है। इसकी विक बहुत लंबी है, तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया ये है नहीं। मंथली के वाइज, मंथली के परस्पेक्टिव से देखें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। वीकली पे आते हैं। वीकली पे ये जो एरिया है ना, ड्रॉप, ट्रिपल बेस एंड इसको रैली ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप ड्रॉप, इस तरीके से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। अब इनकी भी विक्स बहुत लंबी है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, बट हमने सोचा था कि ये थोड़े टाइम रोकेगा, एंड यही हुआ। आप देख रहे हैं ये जो अजीब सी कैंडल बनी हुई है, ये जो बेस कैंडल में कन्वर्ट कर दिया है, ऊपर नीचे बराबरी से एक विक बनी हुई है, एक प्रॉपर लट्टू बना हुआ है, डंबल जो बना दिया है, रिवर्स डंबल एक्चुअली। इस एरिया को आप देखेंगे, प्राइस यहाँ पे गई थी, यहाँ पे गैप डाउन खुली, नीचे आई, ऊपर गई, बहुत कुछ यहाँ पे नाटक हो रहा है। अच्छी बात क्या है, ये जो एरिया था, जो मैं कह रहा था बार बार, दिस इज़ गोइंग टू बी स्केरी, यहाँ से जो सेलिंग आ सकती है, मोटी आ सकती है, भयंकर सेलिंग आ सकती है, व्हाटएवर आई वाज सेइंग, एक दिन के अंदर इस कैंडल का काम खत्म हो गया। इसके जो टेस्ट हुआ है ना, ये बहुत तेज़ी से ऊपर गई थी और बहुत तेज़ी से नीचे आई, उसके बाद ये दोबारा ऊपर चली गई। अब ये यहाँ पे इसको साइडवेज कर सकती है, बट हमें एक और चीज़ दिख रही है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही है। इस ट्रेंड लाइन का मेंटेन होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड अब जो अगले ख़तरे की जगह है वो ये वाली होगी, बट वो तो बहुत दूर है, उसके बारे में क्यों सोचें। अभी तो हमारे पास 50 EMA नीचे है, 20 EMA नीचे है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अब मैं थोड़ा सा न्यूट्रल हूँ। अब मेरा यूजुअली मेरे पास मार्केट खुलने से पहले आई नो कि मैं बुलिश खेल रहा हूँ, मैं बेरिश खेल रहा हूँ। जैसे आज मुझे पता था कि मैं बुलिश खेल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही प्री मार्केट के अंदर मैंने देखा बजाज फाइनेंस 3% डाउन खुला था, तो 3.5% डाउन 9:07 के अंदर मुझे दिख रहा है प्री मार्केट के अंदर कि बजाज फाइनेंस नीचे खुला हुआ है। विद दैट आई अंडरस्टूड कि ठीक है, बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक है, अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, अपने डिमांड जोन के बहुत पास है और गैप डाउन खुला है, इसको तो रिकवर करना ही है। एंड उसकी कैंडल कुछ मैंने उसको ट्रेड नहीं करा एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास कैपिटल की शॉर्टेज पड़ गई थी, क्योंकि मुझे मोतीलाल ओसवाल में लगाना था, उससे मुझे लग रहा था ज़्यादा बेटर होगा। टेक्निकली अगर मैंने सही बोलूँ, अगर मैंने बजाज फाइनेंस खुलते ही मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर ये टिका था स्टॉक, 7,000 के आसपास ही थोड़ी देर रुका था, अगर यहाँ पे ख़रीद लिया होता तो मेरे पास मज़े ही आ जाते हैं। बट क्या कर सकते हैं, आपका कैपिटल है, यू समटाइम्स हैव टू टेक, यू जस्ट हैव टू, एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या बेट लेनी क्या नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्टेन तो कुछ भी नहीं है। अब आप देख रहे हैं मेरे ट्रेडिंग व्यू के साथ क्या हो रहा है, बात ही नहीं करने दे रहे। तो कोई नहीं, एक बार छोटी सी कोशिश और कर लेते हैं मन करके। इसी पे देख लेते हैं बजाज फाइनेंस को। मैं अपने उस वाले लेआउट को लोड नहीं कर रहा। बजाज फाइनेंस इसमें हो सकता है खुल जाए, उसमें एक्चुअली बहुत सारी मार्किंग हो रखी है। नोप, ओके, ग्रेट ग्रेट। देखिए बजाज फाइनेंस, मुझे जब यहाँ पे ये खुला था ना, ये एक्चुअली ये 3.5 समथिंग % डाउन था।
4, पता नहीं, मुझे तो 3.6 के आसपास याद है। प्री मार्केट के अंदर 3.6 दिख रहा था, हो सकता है चीज़ें चेंज होती रहती हैं। रिगार्डलेस, ये जब इतना डाउन दिख रहा था, मैंने कहा था कि मेरे दिमाग में था कि जब ये इतना डाउन खुलेगा और बजाज फाइनेंस जैसा निफ्टी 50 का स्टॉक, इसका मार्केट कैप देखोगे ना, हिल जाओगे आप। इतना बड़ा 4.548 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप है इसका, कोई पॉइंट नहीं है इसके साथ इस तरह की बदतमीज़ी हो जाए। एंड एक अपना नीचे की डिमांड जोन था जिसको ये टच नहीं करा, जेन्युइनली उसको ये टच नहीं करा, बट जब ये यहाँ खुला था आई वाज लाइक मैं इसको यहीं ख़रीद लूँगा क्योंकि ये गैप तो फिल होना ही था। एंड काश मेरे पास मार्जिन मनी की शॉर्टफॉल नहीं होती, तो मैंने ये 6.5%, ये 6.5% जो मेरा कैपिटल है, मेरा कैपिटल सीधा 6.5% यहाँ पे ग्रो होने का मेरा सिंगल डे में चांस था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गई और फिर नीचे आ गई, ये वहीं पर टिका रहा है। 6% का तो जिसने भी जो भी चाहता है ले लेता, 5% तो मैं ले ही सकता था इसके अंदर, बट नहीं ले पाया क्योंकि मैंने मोतीलाल ओसवाल लिया। एंड मुझे किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक अपने वो लोग हैं इन्वेस्टोग्राफर के अंदर एक अपने अंकित भैया हैं। अंकित भैया ने बार बार बोला, और ये बात उनकी बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा है आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, सारा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और उन्हीं के एक पॉडकास्ट में लक्ष्य, सुपर ट्रेडर लक्ष्य ने कहा था कि जो टॉप पे निकलने का वेट करता है वो बॉटम पे निकलता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि आप अच्छा प्रॉफिट कमाने आए हैं। ये $1 मिलियन एडवाइस है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं फुल टाइम, पहली बात क्यों बनना चाहते हो मत बनो, बट अगर फिर भी बनना चाहते हो देन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में हमेशा रिग्रेट रहेगा, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पे बाय करो कोफोर्ज को, ठीक है, वैसे कोई मतलब नहीं था किसी भी मतलब क्यों आप यहाँ पे बाय कर लोगे, पर आपने कर लिया, चलो फॉर एग्जांपल, और आपने यहाँ पे अगर आपने कल आप निकल जाते हैं, मतलब मंडे को, आई मीन ट्यूसडे को छुट्टी थी, किसी दिन छुट्टी थी, अगर आप यहाँ निकल जाते हैं हाईएस्ट पे, या आज खुलने में यहाँ पे निकल जाते हैं, तो आपने प्रॉफिट तो अच्छा खासा कमा लिया होता, पर आपको दुख होता कि आपने ये जो मिस कर दिया है, ये जो आपने मिस किया, इसका दुख इस प्रॉफिट से बड़ा होता। तो इस चीज़ के अंदर अपने आप को कंट्रोल करना होगा। अब 1-2 सेक्टर्स की मैं और बात करूँगा, क्योंकि मैं आज ज़्यादा ही खुशी के अंदर, क्योंकि क्या करें यार, जब इतनी अच्छी ट्रेड गुजर जाती है तो इस तरह की चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, दूसरी चीज़ें बातें करने लग जाते हैं। आई एम क्वाइट चर्पी टुडे मे बी। वेल, आज तो वॉच लिस्ट लोड नहीं हो रही हैं, क्या करा जाए, धन पे खोल के देखें क्या? आई एम ट्राइंग, धन पे एक बार खोलते हैं वॉच लिस्ट। चलिए धन पे करते हैं, धन पे हो सकता है लोड हो जाए। तो हम यहाँ पे चलते हैं अब निफ्टी आईटी की तरफ। निफ्टी आईटी के अंदर, ओह सॉरी 1 मिनट, ओह लैगी, दिस इज बैड। या निफ्टी आईटी के अंदर अगर हम देखें तो बस अब एक एरिया है जिसने इसको आज पुश कर दिया नीचे, एक डेली का सप्लाई जोन है, इसने इसको पुश कर दिया है, ठीक है, बस एक बार और इसको थोड़ा सा डीप जाकर टेस्ट कर दें, फिर इसका गेम भी ख़त्म। अब आप समझो, बैंक निफ्टी को तो सपोर्ट मिल गया, बैंक ने अपना रेसिस्टेंस जो है उसको टेस्ट कर लिया है, आईटी अपने रेसिस्टेंस को एक बार अच्छे से टेस्ट कर ले, और फिर अपना 1-2 बड़े सेक्टर और हैं। ऑटो ऑल टाइम हाई जा चुका है, ऑटो को तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसके अलावा इंफ्रा भी एकदम अलग इंटेंसिटी से ऊपर जा रहा है। एक जो आखिरी सेक्टर है, जो एक हमारा लिंच, जो बहुत बड़ा सेक्टर होता है अपने बैंक आईटी के साथ, जो होता है बैंक और आईटी के साथ उतना ही बड़ा होता है अपना एफएमसीजी एक सेक्टर है जिसके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए यहाँ पे। अब ये फाइनल अगर आप देखोगे तो ये क्या हुआ है, इस एरिया को मार्क करा था, ये मैंने अभी तो मार्क नहीं करा है, पिछले किसी वीडियो के अंदर आपको ये मार्क ही मिलेगा।
इसको मार्क करा था कि इस एरिया से, क्योंकि 125 मिनट पे इधर जोन था आई थिंक, या तो इस एरिया पे जब प्राइस जाएगी तो एक बार नीचे आ जाएगी. वही हुआ, प्राइस इसी एरिया पे गई, इसी एरिया से धड़ाम करके नीचे आ गई. एंड एक सेकेंड गाइस, सेशन ब्रेक्स क्यों नहीं दिख रहा, कंफ्यूज्ड. या देखिए, आज इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम था, मुझे पता है क्योंकि मैंने गोदरेज सीपी ले रखा है. इतना अच्छा वो खुला, ठीक ठाक खुला. एंड गोदरेज सीपी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता. जब उसने इतना अच्छा मूवमेंट उसने करा तो इवन आई वाज बुलिश कि यार ये कैसे ½ % एक साथ मूव कर गया, क्योंकि वो बहुत स्टेबल टाइप का स्टॉक है. एक्चुअली नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे भी याद आ रहा है उसने कितने लोगों को रुलाया है. रिगार्डलेस, FMCG यहाँ पे खुला, इसको टच करा, वहाँ से भयंकर नीचे आया. और इस एरिया के अंदर ये यहाँ पे रुका क्यों है, यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे रुका क्यों है. आप ये देख रहे हो 125 मिनट का EM है, नहीं, यहाँ पे 75 मिनट का EM है पक्का होगा. EM कुछ यहाँ पर होगा, 75 मिनट का EM है. देख रहे हैं आप ट्रेडिंग व्यू में क्या हो रहा है, परेशान कर दिया इसने. या देखिए 75 मिनट की EMA को टच करा. ये एक रैली बेस रैली का कुछ था, इसके अंदर भी हाँ ठीक है, इसने इसको भी टच कर दिया. देखिए अपने को कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स चाहिए, अपने को जहाँ से जितना ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाए हमारे लिए उतना अच्छा है. इसने इसको टच करा और ये यहाँ पे रिकवर कर गया. अगर आखिरी क्या 15 मिनट की कैंडल्स देखें तो उससे एक थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस का आइडिया होगा. देखिए प्राइस ने वो जो हमारा मार्क्ड एरिया था वहाँ पे गई, तेज़ी से नीचे आई. ये मैं कुछ और देख रहा हूँ, ये अपने लिए देख रहा हूँ, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. बट कॉमन पॉइंट, ठीक है, प्राइस यहाँ तक आई. इस एरिया को तो मैं नहीं बोलता बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका. एरिया इसका कंट्रीब्यूशन मैं मानता अगर ये यहाँ पर होती, यहाँ पे अगर आपको याद है कि इस एरिया के अंदर अपना 75 मिनट का EMA था, उसने इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया. अब द वे आई थिंक कि यहाँ पे क्या होने वाला है वो ये होगा कि थोड़े टाइम के लिए प्राइस यहाँ पे, ओह ट्रेंड लाइन खोल दी मैंने, नहीं, आई नीड दिस थिंग. या प्राइस यहाँ पे जाएगी, एक बार इस EMA को टच करेगी, फिर यहाँ पे रुकेगी थोड़ा वक्त, फिर ऊपर जाएगी, 25 मिनट की EMA को टच करेगी, ये जो भी EMA पड़ेगा यहाँ पे नियरेस्ट, नीचे चलेगी. अब नीचे क्या है ना, नीचे अपने पास अपने हायर टाइम फ्रेम की EMA यहाँ पे इसको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं. तो एक दो EMA को टेस्ट करने के बाद और इस सप्लाई जोन को टेस्ट करने के बाद ये यहाँ से ऊपर निकल सकती है. और अब ये इस प्रॉक्सिमल लाइन से नीचे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे पूरा गार्बेज सा एरिया दिख रहा है आपको लोअर टाइम फ्रेम पे. कहीं पे भी एक्सप्लोसिव मूव नहीं है. हर मूव के अंदर विक बड़ी बड़ी है. जैसे ये एरिया है, इस पे पूरी बॉडी है, इस पे देखो विक है, तो ये बेस कैंडल है प्रॉपर. यहाँ पे जाकर के ये एरिया प्राइस को साइडवेज कर देगा. बट अब अपने को लग रहा है कि FMCG में भी कुछ मूवमेंट आ सकता है, विच इज़ द फाइनल थिंग दैट आई वाज वेटिंग फॉर. अगर FMCG में भी मूवमेंट आ गया तो अपने हैवी वेट सेक्टर्स हो गए IT, बैंक, FMCG. IT, बैंक और FMCG को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक तो उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये देखो ये सुपर लार्ज है. ये अगर आप निफ्टी का इंडाइसिस से फैक्ट शीट निकालोगे तो आपको इनके सबसे बड़े मिलेंगे. रिलायंस सबसे बड़ा है, बट रिलायंस ऑयल एंड गैस में भी है. रिलायंस एज अ कंग्लोमरेट, ये हर जगह है. अब एक बार सुपर लार्ज आप कंपनीज देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से हमने देखी नहीं है. अगर लोड हो जाए तो देखो रिलायंस ने ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिए. यहाँ पे वीकली का भी EMA मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है. वीकली के EMA को भी इसने टेस्ट कर दिया है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है. रिलायंस यहाँ से निकला, नाइस. एक्चुअली रिलायंस जैसे बड़े स्टॉक्स के अंदर मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, कभी कभी ओवरऑल व्यू के लिए ले लेता हूँ. ये मैंने क्यों नहीं मार्क करा, वुड हैव बीन वेरी अनफेयर. अगर प्राइस यहाँ पे चली जाती लोगों को समझ ही नहीं आता. रिगार्डलेस,
ये देखिए 20 EMA उसका टेस्ट कर दिया है और 50 EMA डेली का टेस्ट कर दिया है। तो वीकली का 20 EMA, डेली का 50 EMA, 20 EMA का जो सपोर्ट ऑलरेडी था, आप देखोगे तो सपोर्ट लेकर के ही ऊपर गया है। अब रिलायंस को यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करना चाहिए, इसको थोड़े टाइम यहाँ पे साइडवेज जाना चाहिए और साइडवेज जा करके थोड़ा सा नीचे आएगा। ये जो लाल कैंडल दिख रही है ना, ये बहुत जानदार चीज़ है, ये हम सोच नहीं सकते, बहुत जानदार चीज़ निकलेगी। एक बार रिलायंस इसको टच कर दें, इसको टच होते ही रिलायंस इतना भयंकर रॉकेट कर सकता है कि ये अकेले निफ्टी को नया ऑल टाइम हाई दे देगा। इट्स अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि अगर यहाँ पे आकर के टच कर जाए विद EMA का सपोर्ट जल्दी से, मतलब जब तक EMA इसी रेंज में आके इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, तो सारे पेंडिंग ऑर्डर यहाँ के उठेंगे, EMA की वजह से नए ऑर्डर पड़ेंगे एल्गो ट्रेडर्स के, और यहाँ से जो प्राइस का मोमेंटम आएगा, मज़ेदार मज़े आ जाएंगे। बट अगर वो नहीं होता है तो हो सकता है रिलायंस यहीं पे कंसोलिडेट करे, क्योंकि अभी ये सप्लाई जोन से लड़ रहा है, यहीं पे कंसोलिडेट करे और यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाए, यहाँ पर जाए, इस डेथ क्रॉसओवर पे जाए और यहाँ पे दोबारा कंसोलिडेट करे या यहाँ पे नीचे आ जाए। हो सकता है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए पहले ये यहाँ जाए, फिर इधर आए, फिर यहाँ से फाइनली इस एरिया को ब्रेक करे। कुछ नहीं कह सकते। बात क्या है, अपने को सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है कि अपना एक पैटर्न था, यहाँ पे अपना एक पैटर्न बना हुआ था। ये देखिए लो हमेशा नीचे बन रहा है, ठीक है, ये देखिए लो बन रहा है, लो बन रहा है, इसके बाद हाई भी नीचे बनने लग गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो लो है ना, नया लो नहीं बना, जो लो बना वो ऊपर बना। अगर हाई इसके ऊपर बन जाता है, क्योंकि अभी तो देखिए विक है, अभी तो इस एरिया के क्लियरली ऊपर बनना चाहिए, अगर यहाँ पे जाके कुछ हाई बनता है तो बस मानो कि हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, पर एक बार में नहीं, एक ही बार में मान लूँगा मैं तो, क्योंकि ये सारे EMA को ब्रेक कर गया। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है, इसके लिए रेडी रहना है। अगर ये अच्छी खबर आती है, ये खबर पक्का आएगी नहीं आएगी कुछ नहीं कह सकते। एक बार HDFC बैंक देख के बताते हैं। नहीं हो पाएगा गाइस, लग रहा है आज। HDFC बैंक कुछ ऐसा खास देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये समझ में आ रहा है अभी कि अभी इसने जो है जो लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर लोज को ब्रेक नहीं किया है। तो हो सकता है अभी बैंक निफ्टी के अंदर रैली, एक तरफा रैली जो होनी चाहिए वो स्टार्ट ना हो। ICICI बैंक देख लेते हैं एक बार। ICICI बैंक का भी ना चार्ट का कोई पैटर्न अच्छा नहीं है, मज़ेदार नहीं है। थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग मूव दे दे अपसाइड में या डाउन साइड के अंदर, तब हो सकता है कि अपना बुलिश हो जाएं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दें या फिर पोजीशन बना लें फ्यूचर में शॉर्ट करके, देख लेंगे। हाँ, FMCG की बात कर रहे थे, ITC की बात करते हैं। ITC में भी ना सेम बीमारी हुई थी, ये देख रहे हैं आप, हर लो पिछले से यूँ बन रहा है। अब क्या है ना, यहाँ पे पहले पता नहीं क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए 20 EMA नीचे है, अगर इसके सपोर्ट से प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर चली जाती है तो इसको हम एज ए लो तो देखिए नहीं ट्रीट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगी प्राइस। अगर कुछ इस एरिया तक गई और फिर नीचे आई और उसका लो इसके नीचे नहीं बना, मतलब मेरा मतलब कि लो जो है यहाँ नहीं बनना, यहाँ बनने की जगह लो कुछ ऐसा बन गया, तो जैसे ही यहाँ पे लो बन गया ना और प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करेगी, मैं यहाँ पे ख़रीद लूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए, मैं मानूंगा कि यहाँ पे मेरे लिए ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये जो लोअर लोज थे और लोअर लोज लोअर हाई, वो इसी तरीके से दोबारा हायर हाइज हायर लोज के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे, ये है मेरा मानना। पर इसको देख करके इवन दो ये पैटर्न खासा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा ही पैटर्न था, अगर देखा जाए तो दिस पैटर्न इज़ वेरी सिमिलर टू दिस बेसिकली। बट एक चीज़ है इसके अंदर, यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा था ये वाले पैटर्न में और इस वाले पैटर्न में एक छोटा सा फ़र्क है, वो है कि अपना यहाँ पे डिमांड जोन बहुत पास है। ये वीकली का डिमांड जोन है, ये मैं, क्योंकि मैं ITC को बहुत लंबे टाइम से स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें जब ब्रेकआउट आता है ना, इसमें रैली बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप समझोगे जो सिचुएशन है, अपने को डेली पे तो गार्बेज दिखेगा, नॉइज़ इतनी ज़्यादा दिखेगी डेली, पर यहाँ पे जब आप वीकली पर आओगे तब आपको ये बेहतरीन चीज़ दिख रही है।
अगर इसको ये थोड़ा सा नीचे दोबारा आ भी जाता है, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको ये देख करके कि ये बार बार ईएमआई को तो ब्रेक कर रहा है, 20 को भी 50 को भी, ठीक है। वीकली का ईएमआई तो एकदम न्यूट्रल सा है, और मंथली अगर वीकली का 20 यहाँ पर है तो वीकली का तो मंथली का कहाँ होगा? मंथली का तो ऑब्वियसली नीचे ही होगा, यहाँ कहीं होगा मंथली का जा करके। हमें उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वी जस्ट हैव टू गो टू डेली। अब हमें ये देखना है कि अगर प्राइस यहीं से ऊपर चली जाती है और इसको ब्रेक कर देती है, तो जैसे ही ऊपर जा कर के एक बार रिट्रेसमेंट लेती है, नीचे आएगी जब यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे एक अपसाइड के मोमेंटम के लिए। दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर प्राइस यहीं से, जैसे हर बार आप देख रहे हो ईएमए के पास हल्का सा ऊपर जा रही है, दोबारा ईएमए के हल्का सा ऊपर जाती है थोड़ा सा, और फिर नीचे आती है, और ये जो लाल कैंडल आप देख रहे हो ना, ये इधर ये जो बावली कैंडल आप देख रहे हो, मैं इसको फ्री कैंडल कहता हूँ, बावली कैंडल भी कह सकते हैं आप इसको, बावला कैंडल, नथिंग अगेंस्ट वुमेन यार। यहाँ पर आई तो इस पॉइंट के ऊपर भी मैं हाफ क्वांटिटी जो मुझे डालनी है वो मैं डाल दूँगा। जब ये इसको एग्जिट करेगी और इस एरिया को दोबारा ब्रेक करेगी, तो मैं बची हुई क्वांटिटी डाल दूँगा। मैं महंगा एवरेज करने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो सस्ता लेता है ना वही फंसता है, जो महंगा लेता है उसको उतनी परेशानी नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपने यहाँ पे ख़रीदा हो। जब टीवी एनालिस्ट बोलना शुरू कर दें, जब टीवी एनालिस्ट बोल रहे थे ना कि क्या आईटीसी का टारगेट 1200 हो सकता है, और वो बताऊँ टारगेट किस तरह बताते हैं, इतने बावले लोग हैं कभी कभी। ये देखो आप, ये रिट्रेसमेंट देख रहे हो, ये ऊपर गया, ये थोड़ा सा नीचे आई है, रिट्रेसमेंट देखते हैं वो, और इसको यूँ कंसिडर करते हैं, नहीं नहीं वो इसको नहीं कंसिडर करते हैं इनफैक्ट। हाँ, वो कुछ इस तरीके से इस चीज़ों को कंसिडर करके वो कुछ टारगेट बता देते हैं, एंड ठीक है भाई, जिसका जो चले। रिट्रेसमेंट बहुत पावरफुल टूल है, आई थिंक हम सबको ट्रेडिंग लेजेंड ने ये तो सिखाई दिया। मेरी एक्विटी की तरीका एकदम अलग है, मेरा ऑप्शंस का तरीका एकदम ट्रेडिंग लेजेंड्स वाला है, उन्हीं को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हीं की परछाई के अंदर बन जाएंगे कुछ। अब आप इन्फी को देख लें, इन्फी में तो मज़ेदार आईटी और आईटी कुछ इसमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, एंड एक्चुअली वीडियो लंबी हो गई है आई थिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, ये लैग कर रहा है, तो कुछ ज़्यादा खास बात करने को है भी नहीं, और कोई देख भी नहीं रहा है इस वीडियो को रियलिस्टिकली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कभी और